नमस्कार प्यारे साथियों, आज जो वार्तालाप करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे रीट लेवल 2 में जो शिक्षण विधियां और आने वाली हैं एसएसटी सब्जेक्ट में। पहले के जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उनके भी हम वार्तालाप करेंगे। लगभग हमारी 20 मिनट की कक्षा रहने वाली है और आप अवलोकन कर पाएंगे कि किस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो सभी एग्जाम जो टीचर्स वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड हो सकता है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड हो सकता है, सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है। ये एसएसटी के अलावा आप साइंस में और मैथ्स में या फिर कहीं किसी अन्य सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हैं तो सब में उपयोगी रहने वाला है। आइए हम बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, मूल्यांकन आयाम। मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। वो 3 सोपान कौन कौन से होते हैं उस पर हम बात करें। नंबर पहला है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। नंबर 2 है अधिगम के अनुभव प्रदान करना। नंबर 3 है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये 3 सोपान हैं। ये कितने हैं? 3 सोपान हैं। ये सोपान किसके द्वारा, प्रश्न क्या है, ये सोपान किसके द्वारा, किस विद्वान द्वारा ये बताए गए हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसके संदर्भ में आप बताने का प्रयास करें। ये जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन के सोपान बताए हैं और ये सोपान किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं। तो मूल्यांकन के सोपानों की बात करें तो मूल्यांकन के सोपान है वो किसके द्वारा बताए गए हैं, इसके संदर्भ में आप हमें बताइए। मूल्यांकन और मूल्यांकन के सोपान, और सोपान बता दिए हमने 3। नंबर 1 शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, नंबर 2 अधिगम अनुभवों को प्रदान करना और नंबर 3 है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये मैं बताऊं आपको, सीधी बात यह है, जिसने विद्यार्थी ने इसको सोचा है वो राइट आंसर है बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम है इस विद्वान ने। ब्लूम ने कहा है कि मूल्यांकन होता है, जैसे आप एग्जाम होती है उसके बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट में अब 3 उद्देश्यों का हम देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य कैसे प्राप्त करवे, अधिगम यानी सीखने से, अनुभव प्रदान करना, और जब आपने कुछ पढ़ लिया उसको आपने अपने शरीर में या कैसे कि अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। ये 3 सोपान बताए हैं बीएस ब्लूम ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सीधी बात ये हो गई आंसर में। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है, 3 शब्द आपके सामने थे, उसी को आप आधार मानकर अब प्रक्रिया को आप आंसर बताने का प्रयास करें। तो मूल्यांकन में पहला पॉइंट है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का अध्ययन करना। क्या उद्देश्य जो बताए जाते हैं एम से, उनका निर्धारण या उपलब्धि का विस्तार करना, नंबर 1। नंबर 2 है जो आपके रिजल्ट आ चुके हैं परिणाम, परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों को निश्चित करना भी कहलाता है। तीसरा है अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना कि पहले क्या था और अब क्या हो चुका है, वास्तव में क्या सीख पाए हैं, इन सब की तुलना करना मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल है। तो आप विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करें। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उद्देश्य उपलब्धि है विस्तार करता निर्धारण, ये पहला पॉइंट है, वो सही आंसर है कि आपने कौन सी प्राप्त क्या किया है, यानी उपलब्धि क्या प्राप्त की है, प्राप्त कर लिया, ये बात इसमें मूल्यांकन में होगी। हमने कितना सीखा। परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों की निश्चित करना, बिल्कुल दूसरी बात भी क्या होगी, सही होगी। जो आपके रिजल्ट आ चुके हैं उस परिणाम को क्या करना जरूरी है देखना, वो मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक पार्ट होता है और उसमें गुण भी होने चाहिए, आपने अच्छे गुण आने चाहिए क्योंकि आपके परिणाम अच्छे ही होने चाहिए। तीसरा बिंदु है अनुदेशन के परिणामों में आपस में तुलना करना। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन करना होगा, पहले आपने कितना सीखा था। मान लो कोई विद्यार्थी 6 क्लास का है, बाद में वो 7 या 8 क्लास में गया, उसमें पहले वाली कक्षा की आप उसकी समझ में आया कि नहीं आया, तो पहली कक्षा जो पढ़ी है वो आगे की कक्षाओं में क्या करती है, सहयोग करती है। इसलिए तुलना भी आपको आनी चाहिए, पहले कितना सिलेबस हमने पढ़ रखा था, कितना याद था, अब कितना याद हो चुका है। पहले आपको जैसे मैथ्स की बात करें, पहले आपको 15 यानी 15 तक पहाड़े आते थे, अब आपको 20 तक या 25 तक पहाड़े आने लग गए। तो ये परिणाम के आधार पर कंपैरिजन करोगे तभी आएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका डी, 4 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण में किसके द्वारा जो सूत्र दिया गया। कई बार मैं कक्षा में कई बार बता चुका हूं, जो कक्षाएं ली उसमें कौन सा सूत्र दिया गया है, प्रदर्शन किया गया है। तो इसका आंसर बताने की बात करें तो सीधा आंसर आ जाएगा मापन।
मापन व मूल्यांकन के संबंध में निर्धारण जो सूत्र दिया जाता है वो कौन सा है? बहुत सटीक आंसर है और मैंने कई बार जब पढ़ाया तो इसको मोस्ट करके लिखा, जरूर लिखाया है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने लिखा नहीं हो। मूल्यांकन बराबर क्या लिखाया था? तो मूल्यांकन बराबर क्या लिखाया था? मूल्यांकन पूछना है ना, तो मूल्यांकन में हमने क्या लिखना था? ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो शब्द था मापन, क्या शब्द था? मापन, और उसके साथ क्या आ जाएगा? मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण भी शब्द जुड़ जाएगा। ये अगर किसी चीज की हम तुलना कर लें और उसमें आप वैल्यू यानी मूल्यों को भी शामिल कर लें तो वो क्या कहलाता है? आपका मूल्यांकन कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है आपको दिख गया होगा नंबर 2 पर, मूल्यांकन और मापन मूल्य निर्धारण, ये आपका आंसर रहने वाला है। 3 प्रश्नों की हम चर्चा कर चुके हैं, लगभग हम जो 15-16 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। अच्छे मूल्यांकन, मूल्यांकन तो हो गया, लेकिन अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? नहीं होती है, कौन कौन सी विशेषता होती है मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता होती है? तो देखिए, जब अच्छा मूल्यांकन होता है तो उसमें विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल ठीक है। उसमें वैधता होती है, क्या? बिल्कुल वैध होना चाहिए, वैधता भी पाई जाएगी। और क्या पाया जा सकता है? और उसमें सकारात्मकता भी आनी चाहिए। और क्या आ सकता है? निदानात्मक, ये भी आ सकता है क्या? तो एक अच्छा मूल्यांकन होगा उसमें पॉजिटिविटी आनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। व्यापकता भी होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए, स्पष्टता हो, व्यापकता हो, ठीक है। ये ऐसे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। एक है निदानात्मकता, ये भी होनी चाहिए क्या? तो ये भी हो सकती है। तो ऐसे आपके पॉइंट बन गए। तो अब इनमें कौन सा पॉइंट है जो नहीं बन सकता? समग्रता भी हो सकती है, अगर व्यापकता या फिर कहें समग्रता भी हो सकती है। तो ये एक अच्छे मूल्यांकन की क्या है? सारी की सारी विशेषताएं हैं विद्यार्थियों। अब आप देख लीजिए कौन सी बात आपको उपयोगी होना चाहिए। बिल्कुल उपयोगी भी होना चाहिए, उपयोगिता को, ये भी इसकी क्या हो गई? अच्छी विशेषता हो गई। तो अब इसका आंसर आपको नजर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी नकारात्मकता विशेषता नहीं होती है। तो ये विशेषता नहीं है, बाकी ये सब क्या है? विशेषताएं हैं। ये आपको ध्यान रखना, इतनी विशेषता मैंने बता दी, बहुत अच्छे तरह से आप याद रख पाओगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आप बता पाओगे। वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा मूल्यांकन तभी होगा जब उसमें उस पर्सन प्रकृति में वस्तुनिष्ठता हो। और व्यक्तिपरकता, बिल्कुल ये गलत है, किसी व्यक्ति विशेष का अवलोकन नहीं करना है। इसका मतलब डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए। ये सही बात नहीं है। किसी व्यक्ति के संदर्भ में आप अच्छे मूल्यांकन की बात कर सकते हो, उसके संदर्भ में ठीक हो सकता है, लेकिन एक मूल्यांकन ऐसा जिसमें एक के लिए ठीक हो लेकिन बाकी लोगों के लिए ठीक नहीं हो सकता, ऐसा मूल्यांकन हम नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिपरकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? कौन सी बात ऐसी रहने वाली है? पहला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन, यानी एसएसटी का जैसा विषय है इसमें तो जरूरी है। जैसे मैं बता दूं कि आपको मान लियो किसी राज्य का क्या बना दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए भाई, ठीक है, तो आप उस आईएएस बना दिया जाए, तो आप उस राज्य के या उस जिले के लिए क्या विकास के लिए काम करोगे? आप बाड़मेर में आपको बना दिया जाए तो पानी की समस्या है, किसकी समस्या है? पानी की बड़ी समस्या है, तो आप कैसे उसका समस्या का समाधान करेंगे? ठीक है, तो ऐसी समस्या आपके सामने आ गई, ठीक है, दो संप्रदाय हैं तो आपस में लड़ जगे, एसडीएम बना दिया जाए, आपका क्या रोल रहेगा? ऐसे स्वतंत्र चिंतन, ऐसा चिंतन कौन सा होगा? स्वतंत्र चिंतन होगा। अब स्वतंत्र चिंतन है तो ऐसे चिंतन में आप कहां पर लगाओगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में लगाओगे? आंसर नहीं लगाओगे। लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक नहीं लगाओगे। तो ऐसे आंसर कहां, स्वतंत्र चिंतन कहां देखने को मिलेगा? निबंधात्मक। कहां पर? निबंधात्मक जो प्रश्न है उसमें आपको आंसर भरने की आवश्यकता पड़ेगी। आप आतंकवादियों से कैसे निपटोगे, तो आप लोग क्या करोगे उसमें अपना व्यू कब दे सकते हो?
स्वतंत्र चिंतन हो। और तो ऐसे प्रश्नों को कहाँ हल करेंगे, निबंधात्मक जो प्रश्न है वो इस प्रकार की प्रकृति के आते हैं। समझ में आया? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा परिणात्मक परीक्षाओं का प्रकार नहीं है, कौन सा ये परीक्षाओं के प्रकार नहीं है? क्या मौखिक परीक्षा होती है? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, निरीक्षणात्मक, प्रयोगात्मक, मौखिक, निरीक्षण, लिखित, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, निरीक्षण, प्रयोगात्मक, लिखित परीक्षा। कौन सी प्रकार की परीक्षाओं का प्रकार है, मतलब इसमें आंसर देना है कौन कौन सी परीक्षाएं ऐसी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे परीक्षाएं दो प्रकार से होती हैं, परीक्षाएं दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऐसे आपको ध्यान रखें। तो एक परीक्षा होती है वो संख्यात्मक आधार पर देखा जाए, तो संख्या के आधार पर उसको देखते हैं, तो उसको कहते हैं हम परिणात्मक या संख्यानात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक जिसको कह सकते हैं, परिमाणात्मक इसको कह सकते हैं। दूसरा नाम है इसका संख्यात्मक। और दूसरा जो तरीका है वो है आपका दूसरा जो तरीका लिया जाएगा उसको हम एक तरह से अपने नाम सुना हो तो एक तरह से हम कह सकते हैं गुणात्मक, कितने गुण आए उसमें, इसमें हम चार कैटेगरी बांटेंगे, इसको कह सकते हैं गुणात्मकता। गुणात्मकता कैसे होगी और इसमें संख्यात्मकता कैसी होगी? इसमें आपने बार बार नाम सुने होंगे, देखो एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ का नाम सुना है, वस्तुनिष्ठता, एक है लघु और एक है अति लघु और एक आता है निबंधात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्नों की प्रकृति होती है। इसमें भी आपने कुछ का नाम सुना होगा, अवलोकन वाले प्रश्न होते हैं कुछ ऐसे, अवलोकनात्मक, किसी चीज का हम क्या करें, बार बार अवलोकन करें, वह वो प्रश्न इसी में आ गए। और इसमें साक्षात्कार को शामिल किया जा सकता है। साक्षात्कार पद्धति कैसी होती है वो भी इसमें आ सकती है। जांच, कहीं पर अपन किसी की क्या करें, जांच भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। इसमें प्रश्नावली भी रखी जा सकती है। प्रश्नावली किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे रिक्त स्थान या सत्य असत्य या अभियंत्री प्रणाली भी कह सकते हैं इसको। एक और आ सकती है अभियंत्री मापनी, अभिवर्ती मापनी भी कह सकते हैं, मापनी के आधार पर भी ऐसे इनके प्रकार होते हैं। अब हमारा प्रश्न है उस पर आप सीधी बात करूं तो शायद मेरे हिसाब से आंसर आ चुका होगा। देखिए इसमें आएगा मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। ये तीनों क्या हो गई, इसमें इसका राइट आंसर रहने वाला है। मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और इसके साथ साथ कौन सी परीक्षा भी हो सकती है, प्रयोग, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ऐसे ही आप किसी चीज में, जैसे साइंस में केमिकल आपस में मिलाते हैं, वो इस तरह से परीक्षाओं उसका आयोजन किया जा सकता है। आगे बढ़े विद्यार्थियों, संकलनात्मक मूल्यांकन में के लिए कौन सा अनुप्रयुक्त है? देखो उपयुक्त नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखिए, देखिए इसको अनुप्रयुक्त है। कौन सी चीज अनुप्रयुक्त है? श्रेणी ग्रेड निश्चित करना, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करना, सत्रांत मूल्यांकन में और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखने में कौन सी बात इसमें सही लागू नहीं होती है? तो आप इस पर गौर कीजिए। संकलनात्मक का मतलब हो गया आप इसमें किसी चीज का मूल्यांकन करेंगे तो कहीं पर भी आपको ये चीज ग्रेड मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलती है। विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप लास्ट में तैयार किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष कहते हैं। सत्रांत मूल्यांकन बिल्कुल आयोजन किया जाता है। लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखना, अगर आप किसी पर शिक्षण अधिगम कितना हो रहा है, शिक्षण अधिगम कितना हो रहा है और शिक्षण अधिगम पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर आप बार बार शक करेंगे तो वो प्रगति पर निगरानी करोगे तो वो प्रगति अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी निगरानी करना, तो निगरानी करोगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा गिल्टी फील हो जाएगा और ये अपने मूल्यांकन में ये शामिल नहीं होता है। आपको बार बार कोई चीज आपको टोकेगा, देखेगा तो आप अच्छे रूप से काम नहीं कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है विद्यार्थियों। ठीक है, उपयुक्त आंसर आपको देखना है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? कौन सी आकलन की सीमा नहीं है? यानी क्या आंसर रहने वाला है? समय की कमी हो, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व दिया जाए, संकलनात्मक त्रुटि हो, भय और तनाव का परिवेश से मुक्ति हो। तो कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? मतलब हम किसी चीज को देखें तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं सीधा सीधा,
भय और तनाव के परिवेश से क्या हो, मुक्त हो, ये हम ध्यान रखते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत कौन सा सुझाव नहीं दिया गया था? मतलब 1986 की जो पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें 1986। अच्छा, मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, एक प्रश्न और है, उस समय पीएम कौन थे? उस समय यानी 1986 में पीएम कौन थे? ठीक है, मैं क्या है पॉलिटी विशेष रूप से पढ़ाता भी हूँ और पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखता है। इस समय पीएम कौन थे 1986 में? तो आप कमेंट करके जरूर करिएगा, जिसने भी ये लाइव सेशन ये जो कक्षाएं देखी हैं वो जरूर इसको कमेंट्स करिएगा। तो इसमें पहला है मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सी बात इसमें लागू होती है? तो देखिए, मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, ये बात तो अच्छी लगती है, इसका मतलब ए राइट हो सकता है। मूल्यांकन का स्वरूप सुझाव नहीं था, मूल्यांकन के निरंतर किया जाना चाहिए, बिल्कुल, मूल्यांकन तो बार बार समय पर किया ही जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण हो, बिल्कुल, प्रश्न पत्र बनाते हैं तो वो बारीकी से आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ऑप्शन है प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रश्न पत्र बनाने से उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल। क्या सिस्टम रहने वाला है, किस तरह से प्रश्न पत्र बनेगा, कितने प्रश्न निबंधात्मक देने हैं, कितने वस्तुनिष्ठ देने हैं, कितने अति लघु उत्तरात्मक देने हैं, ये उसको बताने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो अगर पता ही नहीं रहेगा किस तरह से उसको प्रश्न पत्र बनाना है, तो एक आंसर अच्छे से कैसे आ पाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, यानी प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन आवश्यकता नहीं है। ये इसकी गलत बात है, आवश्यकता है, होनी चाहिए, नहीं पूछा है, इसलिए आप समझ में गए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये आपके प्रश्न रहने वाले हैं भाई, आपके प्रश्न रहने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी एनईपी का नाम आप जरूर सुन पा रहे हैं, 2020, अभी चल रहा है 2025, ठीक है। तो एनईपी 2020 में प्रस्तावित आकलन का केंद्र का क्या नाम रखा गया है? उसका नाम आप बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, उसका नाम आप बताने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपके मैं बता दूं, एनईपी 2020 इस बार रीट में जोड़ चुका है, इसके लिए कम से कम मैं बता दूं, कम से कम 3 प्रश्न इस एनईपी से आने वाले हैं। फरवरी जो आपके एग्जाम रहने वाली है इसी महीने, मतलब 27-28 फरवरी को 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो इसका क्या नाम दिखा, इसका नाम बताएं, तो इसका नाम क्या रहने वाला है? जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो इसका नाम मैं बता दूं, परख। क्या रहने वाला है? परख रहने वाला है, बिल्कुल, इसमें परख रहने वाला है। तो परख शिक्षा पद्धति चलेगी, जिसमें 2 प्रकार से सर्वेक्षण किए जाते हैं। 2 प्रकार से सर्वेक्षण कैसे किए जाएंगे? SAS और NAS, यानी स्टेट जो स्टेट का हो गया, एस का मतलब स्टेट से संबंधित हो गया, और दूसरा हो गया जो नेशन, यानी आपका नेशनल से संबंधित हो गया। ऐसी सिचुएशन के आधार पर उसको सर्वे करें हम बार बार, मान लो तो सर्वे करने के आधार पर एक्टिविचर सर्वे करेंगे, तब इसका रहने वाला है। तो SSA और NAS ये भी इसे से रिलेटेड आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इसकी अलग से हम वीडियो बनाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप उसको भी देखना। फिर है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? कौन सा सिद्धांत दिया था? किसने? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत था? और मुझे इसने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किस पर किया था यह भी आपको बताना है। प्रयोग किस जानवर पर किया था? जानवर का नाम आप जरूर कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स बताइएंगे कि किस जानवर पर उसने प्रयोग किया था, आप बताएंगे। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर रहने वाला है सीधा, तो इसने सीखने का सिद्धांत, कौन सा?
सीखने के सिद्धांत पर क्या दिया था, बल दिया था। एक बात और बता दूं मैं, इसको दूसरा नाम और दिया था, इसका दूसरा नाम है पर्यतन व भूल का, पर्यतन व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। बिल्कुल, शाबाश विद्यार्थियों, शाबाश। अगर आपने आंसर दिया है तो किस पर, तो प्रयोग किस पर किया था, मेरा प्रश्न आपके पास रहने वाला है। जो विद्यार्थी बताएगा उसको शाबाश, डबल शाबाश मिलेगा, इनाम मिलेगी भाई, ठीक है। अगर हमारी कक्षा में आता है तो वो मुझे जरूर बताएगा। आगे देखिए ऑफलाइन में, अगर सूचना तकनीकी के मुख्य घटक क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता और उपयुक्त सभी। सूचना तकनीकी जो होती है कौन सी, आईसीटी, तो उसका आंसर है तो कौन सी रहने वाली है। इसमें और भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे सूचना तकनीकी में आपको ध्यान रखना है, एक तो दूर संचार भी, दूर संचार का नाम सुना है वो इसमें जुड़ता है, दूर संचार भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। एक शब्द आता है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, उसको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। ये भी अगर ऑप्शन होते तो आप ध्यान रखना ये इसमें शामिल होंगे। अगर एक शब्द आता है डेटाबेस, कौन सा बेस भाई, डेटाबेस, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो सकता था। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं, तो इसका मतलब उपयोगकर्ता भी होता है कि नहीं होता। तो क्या आंसर रहने वाला है, तो मैं आंसर बताने वाला हूं, उपयुक्त सभी रहने वाला है। इसमें घटक पूछे हैं, मतलब कौन कौन से तत्व इससे जुड़े होते हैं, आईसीटी में आने वाले हैं, तो ये सारे शब्द आने वाले हैं। सॉफ्टवेयर भी आएगा, हार्डवेयर भी आएगा, उपयोगकर्ता भी आएगा। 3 शब्द दूर संचार प्रौद्योगिकी डेटाबेस बता दिए मैंने। अंतिम, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं। रेडियो तरंगे होती हैं, आपने नाम सुना होगा, रेडियो तरंगे जो आती हैं वो किस परत से आती हैं। आपने जो परत होती हैं, आपने नाम सुना होगा, बहुत छोटी कक्षाओं में परतें, उन परतों में आपको ध्यान रखना है। जो ऐसा ज्योग्राफी में आपने जरूर देखा होगा, ऐसे परतें होती हैं, जैसे नाम होता है सौभ मंडल, ज्योग्राफी में आता है सौभ मंडल। फिर आता है कौन सी परत आती है भाई बताइए, सौभ मंडल हो गई, समताप मंडल, ठीक है। फिर आ गई यहाँ पर मध्य मंडल, ठीक है। इसी में आती है कि एक जगह एक आती है जहर, लहर का नाम आता है ओजोन, ओजोन परत भी आती है। फिर आ गई आपकी कौन सी, आपकी आ गई यहाँ पर आयन मंडल, और लास्ट में कौन सी आ जाती है, यही बाह्य मंडल भी आती है। ऐसे परतें आती हैं, सॉरी परतें आती हैं। उनमें से रेडियो तरंगे आती हैं, वो कौन सी में आती हैं, तो इसका हमें बताना है। तो मैं बता दूं, इसमें जो आंसर रहने वाला है, पेन गिर गया था, इसमें आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर रह जाएगा आयन मंडल। कौन सा भाई, आयन मंडल इसका राइट आंसर रह गया, ठीक है। आगे बढ़े विद्यार्थियों, आगे बढ़ने की बात करें तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले किस देश में प्रयोग किया गया था। तो किस देश में प्रयोग किया गया था ये आपको बताना है। वैसे सूचना तकनीकी का प्रयोग किसी एक देश में नहीं किया, 2 देशों में आपको मैं बता देता हूं, एक तो यूके और एक है यूएसए, ये दोनों में किया गया था। और यहाँ पर दोनों आंसर आपके सामने हैं, तो इसका मतलब मैं बोनस भी दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपके संभावित हो सकते हैं कि आ भी सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आंसर ए और 2, इसका अगर उपयुक्त में से कूट वाले प्रश्न आए तो कूट वाले प्रश्नों में 1 और 2 आंसर आप जरूर लगाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कौन सा कल्प CAL कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कौन से ईयर में हुआ था, ये आपको बताना है। वैसे मैं बता दूं, आईसीटी जो पहले चलता था तो राजस्थान में लगभग 187 जो कौन सी स्कूल, हाई सेकेंडरी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें चलाया गया था सबसे पहले। तो उस समय चलाया गया, वो समय कल्प की शुरुआत की गई, और वो की गई थी 2004 से, 2004, और ऑप्शन में है 5, 2004-5 ईयर दे रखा है, तो 2004-5 से ये जो कल्प कार्यक्रम था वो संचालित किया गया। उसके बाद इसी कार्यक्रम का आगे कल्प जो है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम को आगे तक 2014 तक क्या किया गया, इसका संचालन रमसा द्वारा किया गया। 2014 तक RMSA, रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा
जो आयोग है या बोर्ड जिसको कहते हैं, उसके द्वारा इसका संचालन किया गया। तो ऐसे हमने जो आज पढ़ा है वो 16 प्रश्नों की श्रृंखला ली है। और किसी को ये PDF चाहिए शिक्षण विधियों की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो इसी नाम से संस्कार एकेडमी गोविंदगढ़, क्या नाम से, गोविंदगढ़, ठीक है। अगर ये शब्द और लगा दोगे गोविंदगढ़ तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो आ जाएगा, आप वहां पर इसको प्राप्त कर सकते हो। संस्कार एकेडमी गोविंदगढ़ जैसे लगाओगे वो वहां पर आ जाएगा, ये PDF वहां पर डाल दी जाएगी, पहले वाली PDF भी आपको मिल जाएगी। तो कैसी रही वीडियो आप कमेंट्स कीजिए और जो प्रश्न पूछे गए उनका आंसर जरूर दीजिए। ऐसी कक्षाएं आप हम बार बार लेके आएंगे, मोटिवेट होते रहेंगे। अगर आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, उन सहपाठियों को भी सहयोग करें। ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।